जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा किस प्रकार से प्रश्न हमारे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, किन टॉपिक से अधिक प्रश्न आ रहे हैं। जिसका भी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोर्स टाइटल है, उसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह लिखित क्वेश्चन पेपर जो है, लिखित जो आपका प्रश्न पत्र है यहाँ पर दिखाया जाएगा, उसके बाद उसको सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। जो चैनल पर नए हैं उनको हम बता दें, यहाँ पर सबसे पहले सभी क्लासेस कराई जाती हैं। अभी एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है, तो आपको तैयारी कराने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। आपको करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं, इसको आपको कर लेना है, जिससे आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कैसे, और ये सभी टॉपिक्स का सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। तो यहीं पर आपको ये सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, बस ध्यान से सुनना है। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप नोट्स लेके अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। इसके बाद आपकी एक आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, जिसमें आपको लगभग 50 प्रश्न होंगे। सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर उनको मिलाकर और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मिलाकर एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाया जा रहा है, लगभग 50 प्रश्नों का। उसको आप देख लेंगे, बेहतरीन तैयारी आपकी, साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगी। बाकी आप अपना जो नोट्स बनाए हैं उससे रिवीजन करते ही रहिए। या हमारा नोट्स चाहते हैं तो वो कैसे मिलेंगे, अभी लेक्चर के एंड में आपको बता दिया जाएगा। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस इतना काम करने पर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे वो, और जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो यह रिवीजन जो है रामबाण साबित होगा ही। चलिए हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का है, जिसका कोर्स टाइटल इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार से आए हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरी का क्वाइट इंडिया मूवमेंट आया है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, इसके विषय में हमें जानना है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, कहाँ पर हुई, ये सभी चीज़ें हमें बतानी है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, यह प्रश्न है। इसको अभी हम हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे, अभी आप बस प्रश्न देख लीजिए कैसे आए हुए हैं। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य विशेषताएं लिखिए। राइट द मेन फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा प्रश्न राइट एनी 4 फंडामेंटल राइट्स, किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के बारे में लिखिए। छठा प्रश्न है आपका प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है। छठा प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न हमारा है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान कौन कौन से हैं। आठवां प्रश्न व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नौवां प्रश्न व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। 10वां प्रश्न और अति लघु उत्तरी का अंतिम प्रश्न है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के विषय में हमें बात करना है। अगला प्रश्न हमारा है अति लघु उत्तरी हमारा समाप्त हुआ। लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है डिस्कस द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न मेंशन एनी 5 सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किन्हीं 5 स्रोतों को बताइए। चौथा प्रश्न गिव डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। पांचवा प्रश्न डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लोकसभा, मौलिक कर्तव्यों की हमें व्याख्या करनी है और लोकसभा के कार्यों का हमें वर्णन करना है। सातवां प्रश्न है डिस्कस द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की शक्तियों का विवेचना कीजिए। आठवां प्रश्न है व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या है, उसके विषय में हमें बताना है। ये आपके लघु उत्तरी प्रश्न समाप्त हुए। दीर्घ उत्तरी में क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड पावर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 11वां प्रश्न है डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशंस एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न है डिस्कस द पावर एंड रोल ऑफ द गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों और भूमिका की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो सॉल्यूशन कराया जाएगा, इसका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में अवश्य बताया करिए क्लास आपको कैसे लगी।
सॉल्यूशन में हमारा पहला प्रश्न क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को भारत से हटाने का अंतिम और व्यापक जन आंदोलन था। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। पूरे देश में हड़तालें, जुलूस, गिरफ्तारी, विरोध और भूमिगत गतिविधियां हुई और यह पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प का निर्णायक चरण था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह कब शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 को। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में। और एक प्रकार से इसी जो आंदोलन है इसी में नारा दिया गया था करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था, आप कमेंट में हमें बताइए। ये सभी जो क्वेश्चन अति लघु उत्तरी के आप देख रहे हैं, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट देखते हैं तो वहाँ से ही ये क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में हैं आपके पोस्ट किए गए हैं और लगभग उसमें 60% लोग ही सही बता पाते हैं, 40% लोग लगभग गलत बताते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप ध्यान दिया करिए, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी आपसे पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से हुई है। दादा भाई नौरोजी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का उद्देश्य शिक्षित भारतीयों को एक राजनीतिक मंच देना, जन चेतना बढ़ाना तथा भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को व्यवस्थित रूप में व्यक्त करना था। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, जो स्वतंत्रता की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा का प्रतीक था। संविधान सभा ने इसी ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिया, ताकि इसे स्वतंत्रता संग्राम की निरंतरता से जोड़ा जा सके। क्योंकि जो पूर्ण स्वराज दिवस पहला मनाया गया था वह 26 जनवरी को ही मनाया गया था 1930 में, और उसी को बरकरार करने के लिए, उसी के महत्व को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही यह निर्णय लिया गया कि इसी दिन जो है स्वतंत्रता संग्राम को एक प्रकार से जो हमारा भारतीय संविधान है लागू होगा। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो प्रस्तावना भारत को सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और इनमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता जो है, समानता और बंधुत्व को नागरिकों के प्रमुख आदर्शों के रूप में स्थापित किया गया है और यह संविधान की दिशा, उद्देश्य और मूल भावना का परिचय देता है। प्रस्तावना में एक प्रकार से आपको पूरे संविधान की जो हाव भाव हैं वह नज़र आ जाते हैं। उसमें हर एक चीज़ की बात की गई है। प्रस्तावना जो है संविधान को सार्वभौमिक बनाता है, समाजवादी बनाता है, पंथ निरपेक्ष बनाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा वह करता है। और उसमें न्याय की बातें की गई हैं। कौन कौन से न्याय की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों न्याय की बातें की गई हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को नागरिकों के लिए प्रमुख आदर्श एक प्रकार से स्थापित किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कुल कितने होते हैं, यह आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कुल मिलाकर कितने मौलिक अधिकार हैं। जो पहले हमारा था कितने, मूल रूप जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। 4 मौलिक अधिकारों की बात की गई है। कुल मिलाकर हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर कितने हैं वह आपको कमेंट में बताने हैं। 4 मौलिक अधिकारों को हम यहाँ पर आपके एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता और अस्पृश्यता का उन्मूलन यह करता है। 14 से 18 तक यह जो है समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात वाणी, अभिव्यक्ति, व्यवसाय, आवागमन आदि की स्वतंत्रता की बात इसमें की जाती है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उससे पहले आपका आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो हैं आपके 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में है। सभी अधिकारों को हमने आपको बता दिया, तब भी आप जो है कमेंट करके हमें बताएं कितने अधिकार होते हैं, मूल रूप से कितने जो संविधान थे उसमें कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। अगला प्रश्न हमारा है संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है। संविधान संशोधन 3 तरीकों से किया जाता है। सबसे पहला साधारण बहुमत से, जैसे कि नागरिकता में संशोधन किया जाता है। विशेष बहुमत से, जो कि अधिकांश जो अनुच्छेद हैं उनमें जो संशोधन किया जाता है वह विशेष बहुमत से किया जाता है। तीसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की मंजूरी से किया जाता है, जैसे कि संविधान की संघीय प्रकृति से जुड़े हुए जो संशोधन है वह विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की मंजूरी से किए जाते हैं। इस प्रकार संसद को संविधान बदलने का अधिकार है, पर
कुछ जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात संविधान संशोधन कुल 3 तरीकों से होता है। जो संविधान है उसमें बदलने के कुछ अनुच्छेदों का अधिकार है, परंतु वह मूल ढांचा को बदल नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 7वां प्रश्न, आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में है। और जो राष्ट्रीय आपात लगता है यह कब लगता है, जब युद्ध की कोई स्थिति हो, कोई विद्रोह कर रहा हो या बाहरी आक्रमण देखने को हमें, तो राष्ट्रीय आपात लगता है। 356 अनुच्छेद में हमें राज्य आपातकाल है, अर्थात जब कोई भी राज्य संवैधानिक तंत्र में फेल हो जाए, अर्थात संवैधानिक रूप से अपने प्रशासन को चलाने में कोई राज्य फेल हो जाए और जो राज्यपाल है वह यह इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति को दे दे, तो उस समय राज्य आपातकाल लगता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में दिया गया है। जब देश की आर्थिक स्थिरता पर खतरा हो तब वित्तीय आपातकाल जो है वह लगता है। आपातकाल में जो केंद्र की शक्तियां हैं वह बढ़ जाती हैं और कुछ अधिकार जो है सीमित हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों में से भी कई अधिकार जो है सीमित कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। संघीय व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। अर्थात केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति जो है उसमें स्पष्ट रूप से विभाजन जहां पर किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था मजबूत केंद्र तथा राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता देने वाली एक मिश्रित प्रणाली है। 9वां है न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायपालिका का यह अधिकार कि वह संसद या सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून या कार्यकारी निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करे। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाए तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। यह व्यवस्था जो है नागरिक अधिकारों की रक्षा और शासन में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात सरकार हो या संसद हो, कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका के पास हमारी इतनी शक्ति है कि उसका जो है समीक्षा करे, उसकी पुनः जांच कर ले और उसके बाद अगर वह संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो वह उसे समाप्त भी कर सकता है। 10वां प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरी का है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति तब प्रयोग होती है जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो। अध्यादेश का प्रभाव सामान्य कानून के समान होता है पर वह अस्थायी होता है। संसद के पुनः सत्र में आने के बाद इसे 6 सप्ताह के अंदर मंजूरी न मिलने पर अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति या शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करता है और इसका उद्देश्य आपात तथा तत्कालिक परिस्थितियों में शासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए होता है। अर्थात जैसे कि संसद का सत्र न चल रहा हो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अध्यादेश जो जारी किया जाता है वह एक प्रकार से टेम्पररी होता है और जब पुनः सत्र शुरू हो जाता है तो 7 सप्ताह के अंदर अगर उसको मंजूरी नहीं दी जाती है तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। और राष्ट्रपति इस शक्ति की जो प्रयोग है यह मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करती है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरी का हमारा जो पहला प्रश्न है। अति लघु उत्तरी के 10 प्रश्नों को हमने देख लिया। लघु उत्तरी का पहला प्रश्न हमारा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय जो है कई कारणों से हुआ। पहला कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारणों से हुआ। हमने आपको 1857 की क्रांति के विषय में भी पढ़ाया है। वह हमारा प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है और विभिन्न उसके कारण रहे जिसके कारण जो है आंदोलन को अंजाम लोगों ने दिया हुआ था। सबसे पहली बात है हमारी राजनीतिक स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर अंग्रेजों द्वारा दमनकारी नीतियां, क्षमता के अनुसार पद न देना तथा नस्ली भेदभाव ने असंतोष बढ़ाया और जिन कारण से जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन करने लगे। अर्थात उनके पास क्षमता है, उनके पास योग्यता है पर फिर भी उनको पद नहीं दिया जा रहा था, उनको निम्न पद दिया जा रहा था और अपने ब्रिटिशर्स को वह जो है उच्च पद देने का कार्य कर रहे थे। आर्थिक शोषण कैसे हो रहा था? भारी कर लगाया जा रहा था भारतीयों पर। भारत के उद्योगों का विनाश और गरीबी में वृद्धि ने जनता को आंदोलन की ओर प्रेरित एक प्रकार से किया हुआ था। सामाजिक स्तर पर जातिगत जो कुरीतियां थी, धार्मिक कट्टरता को सुधारने के लिए नवजागरण हुआ और जिससे राष्ट्रीय चेतना एक प्रकार से उभरी हुई थी। शिक्षा प्रसार, अंग्रेजी भाषा, प्रेस तथा संचार साधनों ने भी जागरूकता बढ़ाई हुई थी। 1857 के विद्रोह ने स्वाधीनता की भावना जगाई। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक जैसे नेताओं के उदय तथा भारतीय मध्यम वर्ग के बढ़ते राजनीतिक ज्ञान ने
स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित रूप दिया। इस प्रकार ये सभी कारण राष्ट्रीय आंदोलन के उदय हेतु जिम्मेदारी एक प्रकार से रहे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के 5 स्रोत कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान के जो है स्रोत विभिन्न देशों से विभिन्न चीज़ें ली गई हैं, उन्हीं को स्रोत कहते हैं। लोगों का कहना है कि लोग अलग अलग देशों से जो है चुरा कर संविधान बनाया गया था, ऐसा नहीं है। भारत जो है विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ता है और उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो यहाँ की स्थितियों के अनुकूल हैं, यहाँ की स्थितियों पर लागू होने से अच्छा विकास देखने को मिलता, अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती, उसी को अपनाया गया है। जैसे कि ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन को, कैबिनेट प्रणाली तथा कानून के शासन को जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक समीक्षा, संघीय ढांचा। और ये तीनों प्रश्न आपके इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं और आपके भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ये सभी चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको बस ध्यान से सुनिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास कराई जा रही है, और रिवीजन कर लीजिएगा। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तीसरा है कनाडा। कनाडा से हमने मजबूत केंद्र को लिया, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व को लिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य प्रावधान को लिया। इसके अतिरिक्त हमने सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए, फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व लिया, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली। इस प्रकार से विभिन्न देशों के संविधान से विभिन्न चीज़ें जो है ली गई हैं। इसी को संविधान का स्रोत कहते हैं, भारतीय संविधान का स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर बताइए। तो जो मौलिक अधिकार है वो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए न्यायालय संरक्षित अधिकार हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी जो अधिकार दिए गए हैं न्यायालय संरक्षित अधिकार हैं। इनका उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे जो है न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जो नीति निदेशक तत्व हैं, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य राज्य को कल्याणकारी बनाना है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु नीतियों, योजनाओं और कानूनों की दिशा तय एक प्रकार से यह करते हैं। संक्षेप में हम समझें तो अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने का जो है प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। उनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना है। प्रमुख कर्तव्यों में संविधान का पालन, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का आदर, देश की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, पर्यावरण की रक्षा, स्त्री पुरुष समानता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छठा प्रश्न है, लोकसभा के क्या कार्य हैं? लोकसभा भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, बजट पारित करना, सरकार की जिम्मेदारी तय करना होता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा जो है प्रश्नकाल, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को नियंत्रित करती है। यह आर्थिक मामलों में सर्वोच्च है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा कर निर्धारण, सरकारी व्यय की जांच तथा जनता की समस्याओं को उठाना इसके महत्वपूर्ण कार्यों में आता है। सातवां प्रश्न, मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं? मुख्यमंत्री जो है वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है तथा राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देता है। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देता है, उसी प्रकार राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह देता है। मुख्यमंत्री नीति निर्माण, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, वित्तीय मामलों और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी संभालता है। वह विधानसभा में सरकार का नेता होता है और विश्वास मत के माध्यम से बहुमत सिद्ध वह करता है। केंद्र राज्य संबंधों में मुख्यमंत्री समन्वयक की भूमिका यह निभाता है। इसके निर्णय पूरे राज्य प्रशासन को प्रभावित करते हैं। अतः मुख्यमंत्री राज्य शासन का वास्तविक संचालन करने वाला सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। आठवां प्रश्न आपका है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है? न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा संविधान की भावना की रक्षा हेतु सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना, विशेषकर तब जब कार्यपालिका या विधायिका अपने दायित्वों का पालन न करे। इनमें जनहित याचिकाओं की सुनवाई, सरकारी नीतियों की समीक्षा, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा आदि इसमें शामिल है। न्यायिक सक्रियता ने पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यह लोकतंत्र में संतुलन और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम जो है माना जाता है। ये जो क्वेश्चन पेपर कराया गया पूरा सोल्यूशन आपको इसका PDF नोट्स इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं या हमसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। नोट्स आपको चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस का चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करिए। मात्र 25 रुपये में इस सिलेबस का आपको पूरा चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स सॉल्यूशन जो दिए जा रहे हैं वो तो मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो सीरीज है आपकी उसका भी PDF नोट्स मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में। तो एक विषय की तैयारी 25 रुपये में आपकी कराई जा रही है, बेहतरीन रूप से आप कर सकते हैं। वरना आपकी ये जो क्लासेस चल रही हैं यहाँ से आप क्लासेस करिए, रिवीजन करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा क्लास लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।